हेलो बच्चों, क्लास 12th मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाजशास्त्र में आज हमारा नया लेसन प्रारंभ होगा। लेसन है हमारा ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो इस लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि ग्रामीण समाज में किस प्रकार से विकास हुआ और उसके साथ साथ इसमें क्या परिवर्तन हुए। तो हमारा भारत देश जो है वह गांव का देश है। ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आज भी अधिकांश लोग गांव से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे देश में नगरीकरण की प्रक्रिया जब तीव्र हुई तो उससे भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है उसके बाद भी गांव में रहता था। कुछ लोग नगरीकरण में औद्योगिकरण के कारण गांव को छोड़ करके नगरों में रहने लगे, लेकिन उसके पश्चात भी वह गांव से जुड़े हुए थे। तो जब वो गांव से जुड़े हुए थे तो यहाँ वह अपने जो है जीवन का एक अलग ढंग जीने का था उनका। कृषि जो है वह भारतीय ग्रामीण लोगों के लिए जीवन यापन का एक बहुत बड़ा तरीका है। तो जो भारतीय ग्रामीण लोग हैं वह अपना जीवन यापन जो है कृषि के ऊपर ही निहित रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे देश के जो कुछ विभिन्न क्षेत्रों में जैसे पोगल है, कोडू है, बैसाखी है, गाड़ी है, इस प्रकार के त्यौहार भी जो कृषि से संबंधित हैं उनको वो लोग मनाते हैं। और भारत में कृषि की प्रकृति तथा इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों की संस्कृति भी यहाँ पाई जाती है। तो भारतीय ग्रामीण समाज में अधिकांश परिवारों का जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत का साधन क्या? कृषि है। और कृषि के अतिरिक्त कुछ और भी क्रियाकलाप भी ग्रामीण लोगों के लिए जीविका का उपचारण बढ़ते हैं। जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं। ये देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हार, खाती, जुलाहे, लोहार, सुनार ये लोग भी पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे कार्यों से अपनी जीविका चलाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। तो गांव में इन व्यवसायों से अपनी जीविका चला लेते हैं। कुछ दस्तकारों का भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान रहता है। तो वह जो हैं औपनिवेशिक काल में इन दस्तकारों का कार्य जो है वह क्या हुआ? घट गया। इनकी संख्या जो है क्षेत्रों में कम हो गई। इसका मुख्य कारण क्या हुआ कि मशीनीकरण तथा औद्योगिकरण रहा है। इन दस्तकारों के अतिरिक्त ग्रामीण जीवन में व्यवसाय भी जीविका उपार्जन का एक स्रोत रहा, लेकिन कुछ लोगों ने अर्थव्यवस्था ने इसको धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। जब ये धीरे धीरे कमज़ोर हो गया तो गांव के लोग जो हैं उनकी अर्थव्यवस्था ढीली पड़ने लगी। अब हम लोग ये देखेंगे कि ग्रामीण समाज में कृषक समाज, ग्रामीण समाज और कृषक समाज जो है उसके बारे में। ग्रामीण समुदायों में लघु समुदाय की तरह यह कृषक समाज है। गाँवों में अधिकांशतः कृषक ही निवास करते हैं और वह कृषि उनका प्रमुख जीवन पद्धति
होती है। तो कृषक समाज के लिए कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदायों के विश्लेषण के लिए यह कहा कि सर्वप्रथम इनका प्रयोग उन्होंने अपने टेपो जलान के अध्ययन में किया और अनेक समाजशास्त्रियों ने इन अवधारणा द्वारा अपना अध्ययन करके इसे और अधिक परिष्कृत करने में सहायता प्रदान की। तो कृषक समाज की अवधारणा जो है, इससे कृषक समाज की अवधारणा या कृषक किसे कहते हैं, इसमें विद्वानों ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो फिर्थ जो हैं, इन्होंने क्या कहा है, लघु उत्पादकों का यह समाज जो कि केवल अपने निर्वाह के लिए ही खेती करता है, वह कृषक कहलाता है। लघु उत्पादकों का यह समाज जो केवल अपने निर्वाह के लिए खेती करता है, कृषक कहलाता है। तो ये परिभाषा थी फिर्थ की। और दूसरी परिभाषा है रेडफील्ड ने कहा है, कृषक उन्हें कहा जा सकता है जो कि खेती अपने निर्वाह के लिए करते हैं, कृषि ही उसके जीवन का आधार है तथा इसका उद्देश्य व्यापार अथवा मुनाफा नहीं है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वह कृषि करने वाले जो कि कृषि पुनः लागत के लिए तथा ब्याज के लिए नहीं करते तथा जमीन को पूंजी समझते हैं, वे कृषक नहीं अपितु फार्मर कहलाते हैं। और यही चीज़ जो है, जो रेडफील्ड ने कहा है, इसी को एरिक वुल्फ ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा है कि रेडफील्ड ने जैसा कहा है, उन्होंने उसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि कृषक वह है जो कि अपने उपभोग के लिए कृषि करता है, न कि व्यापार के लिए। बेचने के लिए फसल उगाता है, जो व्यापार के लिए कृषि करता है उसे फार्मर कहा जाता है। तो फिर देखेंगे कि रेडफील्ड ने जब कृषक के लिए इन बातों को कहा है, तो इन दोनों में प्राचीन संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है। वह कृषकों को पुरानी सभ्यताओं का ग्रामीण पहलू के रूप में जानते हैं। और रेडफील्ड जो हैं, वह कृषक समाज का तात्पर्य उन ग्रामवासियों से है जो जीवन निर्वाह के लिए भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तथा उसे जोतते हैं। कृषि उनके जीवन का एक ढंग है। जो ग्रामीण उन नगरीय लोगों की ओर देखते हैं, वे उनमें प्रभावित होते हैं। उनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान होते हैं, कुछ अधिक सभ्य होते हैं। तो इसमें जो है रेडफील्ड की परिभाषाएं जो हैं, इनमें कुछ बातें जो हैं वो स्पष्ट की गई हैं। इस रेडफील्ड की परिभाषा में उसमें क्या स्पष्ट किया है, देखिए, कृषक समाज में कृषि द्वारा खेती करना उनका जीवन निर्वाह का एक ढंग होता है। और
कृषक समाज में सदस्यों का जीवन निर्वाह का ढंग सामान्य होता है। फिर कृषक अन्य व्यवसायों व आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों में से भी संबंध रखते हैं और कृषकों की अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत भूमि है। तो ये इतनी बातें जो थी ये हमको रेडफील्ड की परिभाषा से दिखाई दी, उनकी परिभाषा से ये चीज़ें निकाली गई रेडफील्ड की। अब देखिए कोबर ने क्या कहा है। क्रोबर इन्होंने कहा है कि कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण हैं। कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण हैं, यद्यपि वे सामाजिक कस्बों के नज़दीक रहते हैं। वे संस्कृति तथा समाज का एक हिस्सा हैं और ये सामान्य सभ्य जीवन का ग्रामीण पहलू हैं। तो कृषक समाज जो है वह कृषकों को प्रधानता वाले ग्रामीण समुदायों से है। क्या है कृषक समाज? मध्यवर्ती स्थिति में है। इसके एक ओर जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज है। तो यह ग्रामीण समाज कृषक समाज किसे कहा जाता है, इसके बारे में बताया गया। अब जो है देखेंगे कृषक समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं भी होती हैं। तो कृषक समाज की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? कृषक समाज कृषकों की प्रधानता वाला समाज है। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि कृषक समाज कृषकों की प्रधानता वाला समाज है। फिर कृषक समाज अपेक्षाकृत सजातीय समाज है। कृषक समाज सजातीय समाज है। तो कृषक समाज के सदस्यों की आजीविका का मुख्य स्रोत भूमि है। वे भूमि पर नियंत्रण रखते हैं तथा इसे जोतते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय जो है वह भूमि रहता है। कृषक समाज में थोड़ी बहुत आर्थिक असमानता हो सकती है, परंतु वह अपेक्षाकृत एक स्तरों की कार्यकारिणी विहीन एवं अविभेदीकृत समुदाय कहलाता है। फिर कृषक समाज को नगरीय व जनजातीय समाजों से भिन्न है, क्योंकि नगरों में खेती का काम नहीं होता है, वहाँ औद्योगिकरण है नगरों में। लेकिन कृषक समाज नगरीय व जनजातीय समाज से भिन्न है। वह इनमें रहने वाले अनेक क्षेत्रों से निरंतर प्रभावित होता रहता है। फिर हमारा है आर्थिक दृष्टि से कृषक समाज अन्य समाजों से पूर्णतः भिन्न है। किसी भी समाज को लेके देखिए आप, कृषक समाज उन समाजों में दोनों में आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे कि कृषक समाज को एक भिन्न विशिष्ट संस्कृति होती है। कृषक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और यह परंपरागत होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसा होता है उसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरित होता रहता है। अब कृषक समाज जो है वह समाज के हिस्से के रूप में कैसे है? कृषक समाज समाज के हिस्से के रूप में कैसे है? इसमें हम ये देखेंगे कि कृषक समाज का जो बाह्य व्यक्तियों तथा समस्याओं से संबंध अधूरा है, तो इस व्यवस्था को सामाजिक संरचना नहीं कहा जा सकता।
भारतीय गांव के बारे में मेरियट का कहना है कि एक गांव के व्यक्ति का संबंध अपने गांव के अपेक्षा अन्य गांव के व्यक्तियों के साथ काफ़ी सुदृढ़ है। कृषक समुदाय जो कि नगरों से अधिक दूरी पर स्थित है और बिना अभिजात वर्ग के भी हो सकते हैं, परंतु ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कृषक समाज के व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध व्यक्तिगत तथा सुदृढ़ होते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ संबंधों की महत्ता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। कृषक समाज एक तरह से स्थिर समाज है तथा व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक जीवन है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से उनका प्रत्यक्ष संबंध है और कृषक बहुत बड़े परिश्रमी व्यक्ति भी होते हैं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा है कि भारतीय संदर्भ में कृषक समाज की अवधारणा की उपयुक्तता। कि भारतीय समाज में कृषक समाज की क्या उपयोगिता है। तो ये पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और इसकी लगभग 3/4 जनसंख्या जो है वह गांवों में निवास करती है। ग्रामवासी किसी न किसी रूप में कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि भारतीय समाज को भी एक कृषक समाज कहा है उन्होंने, लेकिन आंद्रे बेतेई ने इसे स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय ग्रामीण समुदायों को हम कृषक समुदाय या कृषक समाज नहीं कह सकते। उन्होंने भारतीय कृषि संरचना अनेक प्रकार के समूहों तथा उनमें पाए जाने वाले संबंधों में निहित होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय गांव में एक ओर जातीय संस्करण है तो दूसरी ओर कृषि संबंधी संस्करण पाया जाता है, जो कृषक समाज में नहीं पाया जाता। तो संपूर्ण भारतीय ग्रामीण समाज को कृषक समाज कहना उचित नहीं है। केवल कुछ गिने चुने गांव कृषक समाज के लक्षण जिनमें परिलक्षित होते हैं। तो कृषक समाज जो है वह नगरीय समाज के बीच की कड़ी है। यह कोई अवशिष्ट श्रेणी नहीं है इसकी। हमारे समाज में एक कृषि संस्करण पाया जाता है। कृषक समाज की विवेचना में सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं की जो है उन्हें हम अनदेखा भी नहीं कर सकते। तो इसमें बेतेई का कहना है कि कृषक समाज केवल भूपति ही नहीं अपितु भारतीय संबंध में किराए पर भूमि को जोतने वाला एक श्रमिक के रूप में भूमि पर श्रम करने वाला भी कृषक हो सकता है। इसमें यह है कि अपनी भूमि हो या न हो, जैसे अधिया पे लोग देते हैं तो दूसरे की भूमि को भी लेकर के जोतने बोने का काम कर सकते हैं। तो कृषकों की वास्तविक स्थिति जो है उनको छोड़ दिए तो ये उच्च नहीं होती। भारत में कृषक आर्थिक शोषण का शिकार हैं। कृषक समाज की अवधारणा जो है वो भारतीय गांव के विश्लेषण में अधिक उपयुक्त नहीं है। तो अब ये अधिक उपयुक्त क्यों नहीं है?
इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यह अधिक उपयुक्त क्यों नहीं है। भारतीय गांव कृषक समाज की तरह जनजातीय नहीं है। क्यों? उनमें जो विभिन्न जातियों, श्रमों व सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया का कहा जा सकता है। जातियों को सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं वाले व्यक्ति निवास करते हैं। फिर उसके बाद कृषक समाज में अकृषकों का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि वे नगर में रहते हैं, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय ग्रामीण समुदायों में अभिजात वर्ग विद्यमान है और वे आज भी गांव में उनकी भूमि आज भी गांव में अनदेखी की जाती है। फिर तीसरा है, भारतीय गांव जो है अविभेदीकरण तथा अस्थिरीकरण नहीं है। उन्हें कृषक समाज नहीं कहा जा सकता। और फिर उसके बाद भारतीय गांव में जटिल जातीय संरचना पाई जाती है, जो किसी प्रकार की कृषक संस्कृति की विकसित नहीं होती। तो ये थी कृषक समाज की जो हैं कारण। फिर उसके बाद ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग, ये भी कृषि संरचना से ही जुड़ा हुआ है। भारत में जो है जाति व्यवस्था, इसकी भी प्रधानता है। अंग्रेजी शासन में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो कदम उठाए गए थे, उन कदमों में जाति व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। समाज में भौतिक संस्कृति की वृद्धि हुई तथा औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज का स्त्रीकरण जो है वह रक्त की शुद्धता एवं जन्म के आधार पर न होकर सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर, तो ये तीनों के सम्मिलित रूप से हुआ। तो वर्ग व्यवस्था भी सामाजिक नगरीकरण का एक प्रकार है। तो वर्ग जो है वह अर्जित पदों को महत्व देता है। इसमें मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पद को ग्रहण कर सकता है और उच्च वर्ग का सदस्य बन सकता है। लेकिन यह व्यवस्था जाति के विपरीत खुली एवं लोचपूर्ण व्यवस्था है। इसमें अधिक कठोरता नहीं पाई जाती। अब हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में कृषि संरचना कैसी थी। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में 4 प्रमुख वर्ग थे जो परस्पर संबंधों की स्थापना में अपने हितों को सर्वोपरि मानते थे। उसमें 4 कौन से थे? पहला था अपनी भूमि तथा पट्टे की भूमि पर खेती करने वाला कृषक, और दूसरा था मध्यस्थ, और तीसरा था जब इच्छा हो तब खेती करने वाले कृषक, और चौथा था खेतों पर कार्य करने वाले कृषि श्रमिक।
तो स्वतंत्रता पूर्व की जो कृषि की संरचना थी उसमें हास्योन्मुख अर्ध सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता था, जिसमें अनेक असामान्यताएं एवं कृषकों का बड़े पैमाने पर शोषण होता था। सबसे ऊपर जो है वो कौन होते थे? भूस्वामित्व का केंद्रीकरण तथा उत्पादन का स्वरूप भूमि को पट्टा देकर के लेना था। तो जो भूस्वामी अधिकतर थे, तो उसमें अनुपस्थित भूस्वामी प्रकृति के पट्टेधारी से समानता एवं न्याय का व्यवहार नहीं करते थे। यही स्थिति खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की थी। तो कृषि उत्पादनों की धीमी वृद्धि के कारण श्रमिकों के पास कोई स्थायी कार्य नहीं था। कोई स्थायी कार्य जो है जब नहीं था, तो उन्हें फसल बोने तथा काटने के समय गांव में काम मिल पाता था और यह कृषिक संरचना जो है वो मध्यकालीन कृषि व्यवस्था को बनाए रखने वाली थी। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व जो है कृषिक संरचना में छोटे छोटे उत्पादकों एवं कृषि श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण नहीं होता था। उनमें भूस्वामित्व के अधिकारों के अभाव एवं ऋणग्रस्तता के कारण असुरक्षा की भावना रहती थी। तो जब इनका अत्यधिक शोषण होता था, तो दूसरी तरफ उत्पादन अधिक न होने के कारण कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलती थी। जब सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलती थी, तो कृषि संरचना का अधिक विकास जो है वह 3 कारणों के लिए में बाधक होता था। तो वो 3 कारण कौन से थे? पहला कारण था पट्टे पर खेती करने वाले कृषकों को उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई प्रेरणा स्रोत नहीं था, क्योंकि फसल का अधिकतर भाग भूस्वामी को बिना किसी खर्चे के चला जाता था। और दूसरा था पट्टे पर खेती करने वाले कृषकों के पास उत्पादन का जो हिस्सा शेष बचता था वह भूमि पर मूलधन लगाने के लिए अपर्याप्त होता था। और तीसरा था पट्टे पर खेती करने वाले कृषकों को अच्छे यंत्रों अथवा अच्छे व उन्नत बीजों का प्रयोग करने का कोई लाभ नहीं दिखाई देता था। तो ये था स्वतंत्रता पूर्व की कृषक संरचना में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध। इसमें भूस्वामित्व एवं इसके आकार द्वारा प्रभावित होते थे और वह संरचना भूस्वामित्वों एवं मध्यस्थों को अमीर बनाने में सहायक थे। राज्य को तो हानि होती थी। पट्टे पर खेती करने वाले कृषक एवं कृषक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति क्या है? निम्न हो जाती थी।
और वे सरलता से अपने परिवार का निर्वाह भी नहीं कर पाते थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में भूमि सुधारों की प्रेरणा इसी संरचना से मिली है। और अब अगला टॉपिक हम लोग लेंगे स्वतंत्रता पश्चात भारत में कृषि संरचना, कि स्वतंत्र जब भारत हो गया तो उसके बाद यहाँ पे कृषि संरचना की क्या स्थिति थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत में सामंतवादी कृषि संरचना को समाप्त करने के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। तो सरकार द्वारा अनेक भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। तो भूमि सुधार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मध्यस्थों की समाप्ति, भूस्वामी काश्तकारों के संबंधों को निश्चित किया गया और उच्चतम सीमा निर्धारण द्वारा इनकी पृष्ठभूमि का जो है सहकारी कृषि का विकास करना था। तो जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तथा भूमि सुधारों से संबंधित जो अन्य अधिनियम बन गए थे, इन प्रयासों का स्वतंत्र पूर्व कृषि संरचना पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था। तो इसमें जो है जब इनके ऊपर इसका प्रभाव जो है पड़ा, तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो उभार आया वो क्या उभार था? अब इसके बारे में आपको बताएं। पहला उभार था भारतीय कृषि रूपांतरण की स्थिति में अर्ध सामंतवादी व्यवस्था काफ़ी सीमा तक समाप्त हो गई। और दूसरा था जीवन निर्वाह पर आधारित कृषि व्यवस्था व्यापार एवं बाजार पर आधारित कृषि व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और यह उन क्षेत्रों में अधिक हुई जहां उत्पादन हेतु उन्नत तकनीकी का प्रयोग होता है। तीसरा, कुछ दशकों में आधुनिक उद्यमी कृषकों का एक ऐसा वर्ग विकसित होता गया जो अपने भूमि पर कृषि किराए पर काम करने वाले श्रमिकों की सहायता से करता है, नवीन तकनीकी एवं उन्नत बीजों का भी प्रयोग करता है। तो इस वर्ग में अधिकतर वे परिवर्तन सम्मिलित हुए जो भूतपूर्व अर्ध सामंतवादी भूस्वामी उधार देने वाले साहूकारों एवं व्यापारी जो थे, इनके द्वारा श्रमिकों के मध्य व्यवहार आज भी जातिगत प्रतिमानों द्वारा प्रभावित है। फिर चौथा था कि भूमि का केंद्रीकरण उच्च एवं प्रभु जातियों के परिवारों के आसपास है। मध्यम एवं निम्न जातियों के छोटे भूस्वामियों की संख्या बढ़ गई। और फिर पांचवा था कि कृषि श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और कम मजदूरों एवं बेरोजगारी के कारण ऐसे अनेक श्रमिक
एक गांव से दूसरे गांव की ओर तथा गांव से नगर की ओर रोजगार की तलाश में प्रवासन करने लगे और नए स्थानों पर इन श्रमिकों के संबंध जातीय आधार पर निर्धारित हो गए। अब है इसमें ग्रामीण भारत में कृषि संरचना में परिवर्तन। ग्रामीण भारत में कृषि संरचना में क्या परिवर्तन हुए, इनके बारे में बताया जाएगा कि भारत में भी वर्ग पर आधारित जात की प्रधानता के कारण ग्रामीण भारत में वर्गों का विधिवत जो है वह प्राचीन काल से ही ग्रामीण भारत में अनेक वर्गों का अस्तित्व जो है वह उसके उल्लेख मिलते हैं। तो इन वर्गों के शासन जो हैं वह शामिल किसमें, जागीरदार, जमींदार, पुजारी, कृषक, श्रमिक, इन लोगों में इनका उल्लेख है। तो इसके लिए जो है कुछ लोगों के विचार जो हैं वह व्यक्त किए गए हैं। इसमें जो था आपका भारतीय ग्रामीण समाज में आज भी प्रव्रजन की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। प्रव्रजन की इस प्रवृत्ति के मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होना, समय समय पर सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक विपदाएं आना, निर्धनता तथा बेरोजगारी की समस्या, शोषणकारी ग्रामीण सामाजिक संरचना और औद्योगिक केंद्रों का विकास, नगरों में रोजगार के अधिक अवसर और फिर है असमान एवं अनियोजित विकास। अब इसमें हम देखेंगे कि डेनियल थार्नर इन्होंने भारत भूमि तथा श्रम संबंधी अपने अध्ययन में जो गांव में इन्होंने पाया उसके बारे में बताया। तो इन्होंने गांव में क्या पाया? मालिक, साहूकार तथा कृषि मजदूर। फिर उसके बाद रामकृष्ण मुखर्जी इन्होंने जो है पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना पर लेख लिखे थे। तो उसमें इन्होंने क्या लेख में लिखा था? भूस्वामी तथा देखरेख करने वाले कृषक। भूस्वामी तथा देखरेख करने वाले कृषक, और इनका दूसरा टॉपिक था उसमें आत्मनिर्भर कृषक, जिनमें कृषि करने वाले दस्तकार भी सम्मिलित हैं। और तीसरा था साझेदारी में कृषि करने वाले। फिर उसके बाद कोटोवस्की इन्होंने भारत भूमि सुधार विषय पर अध्ययन किया और उसमें जो है ग्रामीण भारत में जो पाए जाने वाले ग्रामीण भारत में पाए जाने वाले 5 पॉइंटों पे इन्होंने उसको बांटा। बुजुर्गा पूंजीपति, भूस्वामी, संपन्न कृषक, भूमिहीन कृषक और कृषि मजदूर, इनके ये 5 थे। फिर उसके बाद गार्ड गिल ने जो है 2 शक्तिशाली वर्गों का उल्लेख किया। पहला उन्होंने किया व्यापारी साहूकार और दूसरा किया भूस्वामी एवं कृषक। इसी तरह के.एल. शर्मा इन्होंने जाति एवं वर्ग के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया। तो उन्होंने 5 प्रकार के कृषक समूह बताए। मालिक काश्तकार, दूसरा अधिकांशतः मालिक काश्तकार,
तीसरा, अधिकांशतः किराए की भूमि पर खेती करने वाले काश्तकार। चौथा, किराए की भूमि पर खेती काम करवाने वाले काश्तकार। और पांचवा था निर्धन कृषक। फिर आंद्रे बेते, इन्होंने सामाजिक संरचना, कृषक समाज में पाए जाने वाले वर्ग संरचना, कृषक संबंधी असंतोष तथा आंदोलनों का अध्ययन किया। तो इन्होंने उसमें क्या अध्ययन किया था? पहला, भूस्वामी कृषक। दूसरा, भूस्वामी खेतिहर कृषक। और तीसरा था काश्तकार अथवा बटाईदार कृषक। और चौथा था श्रमिक। फिर अगले थे दोषी एवं जैन। इन्होंने ग्रामीण भारत में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में ऐसे वर्गों के निर्माण में भूमि के आकार को अध्ययन किया। इनका पहला था बड़े कृषक, दूसरा था छोटे कृषक, और तीसरा था सीमावर्ती कृषक, और चौथा था भूमिहीन मजदूर। तो ये जो है ग्रामीण भारत में पाए जाने वाले वर्गों के संदर्भ में इन्होंने इस तथ्य के बारे में सचेत किया कि वर्गों की विद्यमानता का तात्पर्य जो है यह नहीं कि जाति या वर्गों में परिवर्तित हो रही हैं। तो ये हुआ आपका कृषक समाज के बारे में, ग्रामीण भारत में कृषि संरचना में परिवर्तन। तो आज हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में जान लिया है। अब उसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो अगला टॉपिक हमारा रहेगा भूमि सुधार के परिणाम। आज के लिए बच्चों इतना ही बहुत है। धन्यवाद।